Hello everyone, welcome to Milvano app. So today we would be discussing about Wheatstone Bridge. Now ये पर्टिकुलर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपके जो आपकी बोर्ड्स के अंदर जो लैब्स होती हैं उसमें आता है और आपको पता ही है जेई और नीट का जो फेवरेट सेक्शन होते हैं वो होते हैं आपके लैब एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड। तो अगर आपके लैब एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उस पे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसी कड़ी में सबसे पहली चीज इस पर्टिकुलर चैप्टर, या पहली तो नहीं कहूंगा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज इस पर्टिकुलर चैप्टर में चालू होती है विद द नेम व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब ये नहीं है कि जो गेहूं है और पत्थर है उनका ब्रिज बना दिया, बिल्कुल नहीं है, कुछ और मतलब है इसका। वो क्या मतलब है वो जानने की कोशिश करते हैं पहले स्टेटमेंट पढ़ के। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन वन ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट। So it is an arrangement of 4 resistances which can be used to determine one of them in terms of the rest. अब इसको समझने से पहले कुछ एक या दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको समझाना चाहता हूं ताकि जब मैं एक्चुअल में व्हीटस्टोन ब्रिज डिस्कस करूं तब आपके दिमाग में वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जो रिक्वायर्ड होती है इस पर्टिकुलर सेक्शन को समझने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है और 2 और रेजिस्टेंसेस हैं और ये जो 2 रेजिस्टेंसेस हैं ये किसी बड़े से सर्किट का पार्ट है। मुझे नहीं पता ये सर्किट कहां से कहां जा रहा है, बट व्हाट आई नो इज कि दिस इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अ बिग रेजिस्टेंस। या चलिए काम करते हैं हम क्या करते हैं 2 क्यूब बहुत सारे बना देते हैं इस तरीके से। ठीक है भाई, अब ये हमने कहा कि दिस सर्किट इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी बिग एंड वेरी कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो आप मुझे बताइए अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे इफ आई मार्क अ पॉइंट ए एंड यहां पे इफ आई मार्क अ पॉइंट बी और मैं आपसे एक इंफॉर्मेशन दे दूं आपको कि जो पोटेंशियल अक्रॉस, ये चलिए यही लिखते हैं कि जो पोटेंशियल अक्रॉस ए है और जो पोटेंशियल अक्रॉस बी है वह सेम है। जो पोटेंशियल अक्रॉस ए है और जो पोटेंशियल अक्रॉस बी है वह सेम है। ठीक है, अब जब मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देता हूं कि पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी सेम है तो आप क्या समझते हैं? कुछ ज्यादा चीजें समझते हैं, या शायद ये कहना डायरेक्टली सही ना हो क्योंकि पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी मैं डायरेक्टली निकाल ही नहीं सकता। सो क्या मैं कहूंगा कि यहां पे हम लोग क्या इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, VA minus VB is equal to 0, this is the basic condition, या यूं कहूं potential drop between these 2 points is equal to 0। अगर आपको इतना भी क्लियर है तो क्या मैं आने वाले समय में या अभी आफ्टर गिविंग दिस इंफॉर्मेशन अगर इन दोनों के बीच में वायर जोड़ दूं और वायर ही नहीं, वायर के साथ एक करंट मेजरिंग डिवाइस एमीटर जोड़ दूं, तो आपसे मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या इस एमीटर में करंट की वैल्यू 0 आएगी कि नॉन 0 आएगी? बताइए, क्या इस पर्टिकुलर एमीटर में जो करंट की रीडिंग आएगी यानी डिफ्लेक्शन आएगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एमीटर कैसे काम करता है। एमीटर का जो डिफ्लेक्शन आएगा वो 0 आएगा कि नॉन 0 आएगा? आंसर है कि 0 आएगा। आंसर है कि 0 आएगा। ठीक है, क्या आपको इतना एकदम 100% क्लैरिटी के साथ सब कुछ समझ में आ चुका है? अगर आ चुका है तो क्या मैं अगर इन 2 पॉइंट्स के अलावा आपसे कुछ और पॉइंट्स बोलता हूं, जैसे कि मैं आपको एक पॉइंट ये देता, बोलता कि दिस इज पॉइंट सी, और एक पॉइंट ये देता, कहता दिस इज पॉइंट डी, और मैं आपसे बोलता फिर से सेम क्वेश्चन, VC minus of VD is equal to 0, और फिर आपसे मैं यही क्वेश्चन करता कि इस बार भी मैंने एक और एमीटर लगा दिया तो क्या इस पर्टिकुलर कंडीशन में भी करंट 0 होगा क्या? द आंसर रिमेन्स द सेम, यस, करंट 0 होगा क्योंकि अगर 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल ड्रॉप होना जरूरी है और हमें
पुरानी नॉलेज से, पुराने लेक्चर्स से ये भी पता है कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल पॉइंट टू अ लोअर पोटेंशियल पॉइंट। इसीलिए सर्किट के अंदर अगर मैं कहता हूं कि ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है और यह वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे है, तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। क्या इतना समझ में आ गया आपको? अगर इतना समझ में आ गया है, अगर इतनी कंप्लीट क्लैरिटी है आपके पास, अगर इतनी कंप्लीट क्लैरिटी है आपके पास, तो अब हम शुरू कर सकते हैं समझना व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? यह कहता है इफ करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज जीरो। अब देखिए, अब हम चीजों को अलग तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहते हैं इस बार करंट जो है वही जीरो है गैल्वेनोमीटर में, देन ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड। तो अगर करंट जीरो है तो ब्रिज बैलेंस्ड है। लेकिन करंट जीरो कब होगा? करंट जीरो तब होगा जब दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगा। यानी VB माइनस ऑफ VD इज इक्वल टू जीरो, या फिर VD माइनस ऑफ VB इज इक्वल टू जीरो। तो क्या मैं ऑब्वियसली ये पॉइंट लिख सकता हूं? क्या आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है? अगर इतनी डेवलप हो चुकी है तो देख लीजिए, यहां पर भी कुछ ऐसा ही लिखा है जो कि हमें ऑलरेडी पता था। अब अगर हमें इतना पता है तो अगर करंट I1 यहां से गया तो क्या यहां से जो करंट आएगा वो भी I1 ही आना चाहिए, और अगर यहां से करंट I2 आ रहा है तो यहां से जो करंट आएगा वह भी I2 ही आना चाहिए। बताइए, इस लेवल की अगर क्लैरिटी है आपके पास तो हम लोगों ने क्या लिखा? हमने कहा कि A से B से C जाने पे और A से D से C जाने पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वह सेम होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। तो हमने क्या लिखा? हमने कहा कि I1P, और इनफैक्ट P और R का पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम होगा Q और S से। तो P का कितना है भाई? I1P है, और R का कितना है? I2R है। Q का कितना है? I1Q है, और S का कितना है? I2S है। क्या इतना एकदम 100% क्लैरिटी के साथ आपके दिमाग में समझ में आ चुका है? अगर समझ में आ चुका है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि P बाय Q जो है वह R बाय S के बिल्कुल बराबर है? और अगर यह बराबर है तो क्या यहां पे इस पर्टिकुलर कंडीशन तब आई है जब यहां पे करंट इन द गैल्वेनोमीटर जीरो है, या फिर मैं उल्टा भी कह सकता हूं, इफ for a particular system P by Q is equal to R by S, then the bridge or the Wheatstone bridge or the Wheatstone bridge is said to be balanced. Then the Wheatstone bridge is set to be balanced. यह बैलेंस्ड होगा। क्या आपको इतना समझ में आ चुका है? अगर इतना समझ में आ चुका है तो यही कंडीशन जो है वो बहुत काम आने वाली है आने वाले समय के अंदर। नॉट ओनली इन व्हीटस्टोन ब्रिज, इस पे जो एप्लीकेशन होते हैं, मीटर ब्रिज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, उसमें भी इसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ P by Q is less than R by S and VB is greater than V by D, the current will flow from B to D. अब देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, हमें क्या कंडीशन दी गई? P by Q छोटा है, R by S बड़ा है। तो हम लोगों ने अभी तक जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन थी वो ये थी। अब अगर मुझसे कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए कि P by Q छोटा है R by S से, यानी अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो P by Q की सेम वैल्यू हुआ करती थी, अब P की वैल्यू कम हो गई। अब P की वैल्यू कम हो गई। अब अगर P की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या I1P की वैल्यू कम हो जाएगी और I2R की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी यहां पे अगर बैटरी EMF E की है तो यहां पे जो EMF था E था, यहां पे 0 था, तो यहां पे कुछ कम ड्रॉप आएगा। यानी इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैं कह सकता हूं कि VB जो होगा उसमें कम ड्रॉप आया, यानी VB बड़ा हो गया किससे? VD से। देख लीजिए, क्या VB बड़ा हो गया VD से? देख लीजिए यहां पर भी क्या यही लिखा है क्या? और अगर यहां पे लिखा है ये, तो आप बताइए कि करंट कैसे फ्लो होगा। हमने सीखा है कि करंट फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल B पे है कि D पे है? हायर पोटेंशियल तो B पे है, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट D। क्या ऐसा ही कुछ लिखा है क्या यहां पर भी? देख लीजिए, क्या आपको 100% क्लैरिटी है यहां पे? अगर क्लैरिटी है तो अगला वाला पार्ट करते हैं। हमें पता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इज इक्वल टू P by Q इज इक्वल टू R by S होता है, बट इस बार
इस बार P बाय Q की वैल्यू ग्रेटर हो गई R बाय S से, यानी मैं कहता हूं इस बार P की वैल्यू जो पिछले केस में कम हुई थी वो इस बार बढ़ गई। तो अगर बढ़ गई तो क्या मैं कहूंगा कि बढ़ने के कारण A से जब मैं B पे जा रहा हूं तो ज्यादा ड्रॉप आया, और अगर ज्यादा ड्रॉप आया तो क्या मैं कहूंगा कि VB की वैल्यू छोटी हो गई VD से, और अगर VB की वैल्यू छोटी हो गई VD से तो B पे जो है वो कम पोटेंशियल है, D पे जो है वो ज्यादा पोटेंशियल है, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉइंट D टू पॉइंट B। इसका मतलब देख सकते हैं फ्रॉम D टू B, क्या यही सब चीजें लिखी है? तो आपको समझना पड़ेगा कि जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तब क्या कंडीशन है, जब मैं छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस कर देता हूं तब क्या कंडीशंस है। जब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की तो क्वेश्चंस आपसे ये नहीं बोलेगा कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दे दिया। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दे भी सकता है बट वो जेईई मेंस लेवल तक में या एकदम नीट के बेसिक लेवल में दे देगा। लेकिन अगर मन कर गया थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाने का तो हो सकता है जेईई मेंस के हायर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाने के लिए हम कुछ अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर लें, या फिर एडवांस में तो आप बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सपेक्ट मत ही करिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ कंसेप्चुअल लेवल पे। तो आप समझ गए हैं कि किस तरीके से हमने किया है। अगर आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है तो लेट अस टॉक अबाउट अ क्वेश्चन। द फिगर शोज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन इफ P इज स्लाइटली इंक्रीज। अच्छा मैं इधर आया हूं, अगर P की वैल्यू कहां है, P ये रहा P। If P is slightly increased, the current in the galvanometer flows from C to A. अगर P की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दी जाए तो करंट विल फ्लो फ्रॉम C to A, ठीक है। If P की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दी जाए तो करंट A से C। ओके, लेट अस टॉक अबाउट दिस। इफ Q की वैल्यू बढ़ा या कम कर दी जाए तो हमें करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं क्या करंटली दिस पर्टिकुलर सर्किट is in the case of balanced Wheatstone bridge or unbalanced Wheatstone bridge। तो हमें एक फॉर्मूला पता है which is S by R, S by P। इसकी वैल्यू कितनी आती है बच्चों? This is coming out to be 1 by 10। और यहीं पे अगर मैं R by Q की बात करूं तो ये कितना है 5/50 and this is equal to 1 by 10। So can I say S by P is equal to R by Q? क्या आपको इतना एकदम क्लियर है? अगर इतना एकदम क्लियर है तो हमें समझ में आ गया कि दिस पर्टिकुलर सर्किट इन द इनिशियल स्टेट इज इन द केस ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। हमसे क्या बोला जाता है कि P की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दी जाए। तो अगर P की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दी जाएगी तो क्या मैं कहूंगा कि S by P कम हो जाएगा। इसको बढ़ाऊंगा तो ये कम हो गया। क्या आपको समझ में आया? और अगर मैं P को बढ़ा रहा हूं, यहां पे जो है वो है EMF E, तो ये वाली वैल्यू है E और ये वाली वैल्यू है 0। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पे E इस वाली वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस सर्किट बढ़ गया है। तो अगर बढ़ गया है तो पॉइंट C पे क्या कम पोटेंशियल आएगा? बिल्कुल सही बात है। पॉइंट A पे पहले जितना था उतना ही है, यानी इस बार जो करंट फ्लो होगा वो क्या इस तरीके से होना चाहिए? क्या देख लीजिए, मैं इसको यहां नहीं लिखता हूं, मैं इसको यहां लिखता हूं। सो करंट विल फ्लो फ्रॉम A टू C, फ्रॉम A टू C। देख लीजिए भाई, फ्रॉम A टू C एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो फिर अगले केस की बात करते हैं, जब Q की वैल्यू बढ़ा दी जाए या फिर अच्छा दोनों चीजें हैं क्या यहाँ पे? नहीं, Q की वैल्यू बढ़ा दी जाए तब क्या होगा? Q है S है? नहीं, Q है। तो Q कहां है? Q है यहां पे। अगर Q की वैल्यू बढ़ा दी जाएगी तो क्या मैं कह सकता हूं कि R अपॉन Q क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ा दी जाएगी। तो उसको अपन थोड़ा सा इस तरफ लिखते हैं, S अपॉन P R अपॉन Q की वैल्यू बढ़ा दी जाएगी तो क्या S बाय P की वैल्यू बढ़ जाएगी कंपेयर टू R बाय Q। क्या इतना समझ में आया? Q की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो S बाय P की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर बढ़ जाएगी तो Q का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और अगर Q का पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा तो यहां पे जो पोटेंशियल है वो VC और VA में से क्या मैं कह सकता हूं कि VC ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू VA। इसका मतलब करंट विल फ्लो फ्रॉम C टू A। क्या आपको इतना एकदम समझ में आया? अगर आ गया है तो देख लीजिए आपके आंसर्स क्या क्या थे। हमारे जो मार्क किए थे हमने A से C। सो A से C एक तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा और फिर हो जाएगा फ्रॉम C टू A। तो C टू A के अंदर ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। हेंस आपके पास जो आंसर आ जाएंगे वो आ जाएंगे ऑप्शन B एंड ऑप्शन C। ठीक है, तो देख लीजिए
यही आपका करेक्ट है। तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन के फॉर्म में कहा गया है P स्लाइटली इंक्रीज पोटेंशियल Z बढ़ जाएगा, तो बहुत बेसिक चीजों के बारे में बात करिए, बट हम लोग काफी डिटेल में एक एक चीज को समझते हुए डिस्कस किया है, और मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे लेवल पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे चीजें समझ में आ चुकी होंगी। सो हम व्हीटस्टोन ब्रिज को यहीं पे खत्म करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड हाउ इज इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल वी टॉक अबाउट क्वेश्चंस in their competitive examination. Thank you.